Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 8 of the course Business System Development. Today we will be further discussing about identifying and selecting systems development projects. Our discussion on how to identify and how to select an information project will continue in today's lecture as well. And before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of what we have discussed in our previous lecture. Here is the summary. If you precisely remember, we talked about project identification and selection process. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी आप एज अ कंपनी, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एज अ कस्टमर, अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसकी नीड्स देखी जाती हैं. उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या ये कंपनी की वैल्यूज को ऐड करेगा या इससे कोई प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा होंगे, या ऐसा तो नहीं है कि मिशन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हो. ये भी चेक किया जाता है कि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट के जाने से पहले आप ये चेक करते हैं कि कोई पैरेलल प्रोजेक्ट्स तो नहीं चल रहे. ऐसा तो नहीं होगा कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने से जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो अफेक्ट हो जाए. ठीक है, सो ये सारी चीजें देखी जाती हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट का फैसला करने से पहले सर्टेन फैक्टर्स को देखते हैं. उन सर्टेन चीजों के बाद फिर एक डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन आपने देखा था कि या एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट होता है या रिजेक्ट द प्रोजेक्ट होता है, या ये भी हो सकता है कि आइडिया अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन फिलहाल कंपनी इन हालात में है कि इस नए इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकती. मे बी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो है वो इसको किया जाएगा. सो किसी एक नतीजे पर पहुंचा जाता है. यहाँ बिल्कुल इनिशिएशन की बात कर रहे हैं. जो आप बिल्कुल प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में होते हैं तो किन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं. हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग को भी देखा था और डिस्कस किया था. याद रखें कि जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कॉर्पोरेट होता है, उसकी कोई स्ट्रेटजी होती है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी कोई मिशन स्टेटमेंट होती है. ठीक है, सो मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, मिशन स्टेटमेंट के साथ या मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर कोई चीज है तो वो कंपनी लेकर चलेगी, और अगर मिशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है तो वो कंपनी जो है वो उन किस्म के प्रोजेक्ट्स में हाथ नहीं डाल सकती है. जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि एक बुक शॉप है, एक बुक सेलर है, एक बुक्स प्रिंट करने वाला और बुक्स को सेल करने वाला एक इदारा है. ठीक है, उनकी मिशन स्टेटमेंट है कि वो इस्लामिक बुक्स में डील करेंगे और इस्लामिक बुक्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है वो सेल आउट करेंगे. अब अगर लेट से उनको कहीं से फ्री बुक्स मिलती हैं और वो फ्री बुक्स वो आगे सेल आउट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री बुक्स जो है ये नॉन इस्लामिक बुक्स हैं, या ये फ्री बुक्स वो बुक्स हैं जो कि दीगर मज़ाहिब से रिलेटेड हैं या जो है वो साइंस से रिलेटेड हैं. अब ये चीज इस कंपनी, इस बुक सेलर, इस बुक ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो गई. इनकी मिशन स्टेटमेंट ये है कि हम सिर्फ इस्लामिक बुक्स सेल करेंगे. यहाँ पे जो है ये अदर देन इस्लामिक बुक्स आ गई, कोई साइंस की बुक्स आ गई, या जो है अब वो बज़ाहिर देखा जाए तो वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उनके मिशन स्टेटमेंट में ये नहीं है. उन्होंने इस चीज को रियलाइज करना है कि दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द मिशन स्टेटमेंट. सो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में वो हाथ नहीं डाल सकते, मिशन स्टेटमेंट के खिलाफ है. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हों. अगर एक मिशन स्टेटमेंट में कंपनी ने अपनी मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करेंगे, हम जो है वो कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइसेस पे जो है वो प्रोडक्ट्स देंगे. अब कोई भी ऐसी चीज जो कि इस मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चले, वो प्रोजेक्ट, वो चीज जो है ये कंपनी इनिशिएट कर सकती है. सो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ये बड़ा जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो उस कंपनी, उस कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कितने
कितना अकॉर्डिंगली है और कितना अगेंस्ट है। अगेंस्ट है तो बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं किए जाते, अकॉर्डिंगली हैं तो फिर उसके बाद फैसला किया जाता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सफिशिएंट बजट है, कंपनी के पास जो है वो कोई पैरेलल प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, और उसके बाद जो है वो फिर डिसीजन लिया जाता है। तो हमने जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग को भी देखा था, डिफरेंट तरीकों से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, और हमने इसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था कि कस्टमर जो है वो किसी प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई और कैसे सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और हमने जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक डेवलपिंग टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था कि उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किन किस्म के प्रोजेक्ट्स में वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सो दोनों ही देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लानिंग या आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन जो है वो कैसे की जाए। Let us now proceed towards the outlines of today's lecture. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्लानिंग में अगर कोई मजीद स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ वर्क और बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान कैसे होता है, इसकी नीड क्या है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कैसे डिस्कस की जाती है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट की जाती है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट और बेनिफिट दो तरह के हैं, एक है टैंजिबल, एक है इनटैंजिबल। टैंजिबल वो चीज़ है जो कि नज़र आ रही है, जिसको आप देख सकते हैं। इनटैंजिबल वो चीज़ है जो कि नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो कॉस्ट भी जो है वो टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकती है, बेनिफिट्स भी टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो इनको हम जो है वो देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि वन टाइम कॉस्ट क्या है और रिपीटिव कॉस्ट जो है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे। दिस इज अ वेरी फेमस डायग्राम एंड विच वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सिंस लास्ट मैनी लेक्चर्स। इसमें हमने ये देखा है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मेनली 5 फेजेस हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। अभी हम प्लानिंग फेज की बात कर रहे हैं। प्लानिंग फेज में मजीद फिर 2 चीजें हैं: प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन एंड प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन पर फोकस किया था, आज हम इनिशिएशन एंड प्लानिंग पर जो है वो फोकस कर रहे हैं। सो पहले तो ये देखना था कि कौन सा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है, डेवलपमेंट उसकी की जानी चाहिए, मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली है भी या नहीं है। सो सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें हम कर रहे थे। आज हम ये बात करेंगे कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो गई है, प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अब इनिशिएट कैसे किया जाए, प्लान कैसे किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को, सो ये हम देखेंगे। सो इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज में हमने फर्दर इसको कैटेगराइज किया था आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन में, और सेकंड नंबर पे इनिशिएशन और प्लानिंग में। सो initiation and planning is going to be the discussion in today's lecture. Project initiation task. प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, एक फैसला हो गया है कि यस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट होगी। अब नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क आते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन से रिलेटेड। सो इनिशिएशन से रिलेटेड क्या चीजें होंगी? सबसे पहले तो आप एक इनिशिएशन टीम बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से बिल्कुल आप इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं। अभी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, लेट्स से उनमें से कुछ लोगों ने कस्टमर के साथ जो है वो डील करके कोई किसी डिसीजन पर पहुंचे हैं, ठीक है। सो इनिशिएशन टीम में ये चीज आएगी कि कस्टमर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से कौन लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट में अपनी इनपुट देंगे, और डेवलपमेंट साइड पे कौन से लोग हैं जो कि इनिशियली एक टीम बनी हुई है और वो अपनी फर्दर टीम को एनहांस करेंगे, नए लोगों को हायर करेंगे। सो टीम एक इनिशियलाइज की जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, ठीक है, एक नया टास्क शुरू किया जाता है तो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ जी ये लोग जो है वो करेंगे। हम फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि घर में कोई शादी की तकरीब हो रही है, ठीक है, तो घर का जो सरबराह है वो एक टास्क किसी के हवाले कर देता है, टीम बना देता है। हाँ जी, मेहमानों को इनवाइट करने का काम, उनके लिए इनविटेशन कार्ड्स बनाने का काम आपका और आपका है, ठीक है। सो एक टीम बना के ये टास्क उनके हवाले कर दिया है। अब शादी जो है वो लेट से
3 माह बाद है या 2 माह बाद है, सो एक टास्क उनके हवाले कर दिया, दूसरा टास्क किसी और के हवाले कर दिया। सो यहाँ पे भी एक इनिशिएशन टीम बना दी जाती है। इसके अलावा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाता है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने का मतलब ये है कि ये देखा जाता है कि कस्टमर में से कौन से लोग हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम में, डेवलपमेंट टीम में कौन से लोग हैं जो कि जो है वो आपस में कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन में लेट से अगर 500 एम्प्लॉयज़ हैं, अब ये 500 के 500 एम्प्लॉयज़ तो कम्युनिकेट करने से रहे। इसी तरह डेवलपमेंट साइड पे, डेवलपमेंट टीम में लेट से 200 लोग हैं, अब ये 200 के 200 लोग तो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो यहाँ से कौन लोग हैं जो कि कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ से कौन लोग हैं जो कि कम्युनिकेशन करेंगे, इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। इनिशिएशन प्लान डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को देखा जाता है। मैनेजमेंट प्रोसीजर्स से मुराद ये है कि कौन सी टीम्स बनेंगी, टीम में कितने मेंबर्स होंगे, टीम लीड कौन सा होगा, कौन सा टास्क कब शुरू किया जाएगा, वेंडर्स कौन कौन से होंगे, वेंडर से राब्ता कैसे होगा। सो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाता है। मैनेजमेंट एनवायरनमेंट भी इसी में आ गई। इसी तरह जो है वो प्रोजेक्ट वर्कबुक, जैसा हमने एक बात की थी कि एक प्रोजेक्ट वर्कबुक जो है वो प्रोजेक्ट डिक्शनरी है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ उस वर्कबुक में होती है। ये हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। सो सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें इस वर्कबुक में पाई जाती हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डिटेल्स, कोई भी सब्जेक्ट, वो कोर है, वो इलेक्टिव है, वो कितने क्राइटेरिया का है, उसकी आउटलाइंस क्या है, ये सारी की सारी आपकी SOS स्कीम ऑफ स्टडीज में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो आपकी डिग्री की वर्कबुक है। स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो आपकी डिग्री की डिक्शनरी है। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट की भी, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं, उनकी भी एक डिक्शनरी है, उनकी भी एक वर्कबुक है जिसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सो प्रोजेक्ट वर्कबुक को भी जो है वो देखा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग टास्क्स। कौन से चीज़ें हैं जो कि प्लान से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमने इनिशिएशन से रिलेटेड टास्क देखे थे। इनिशिएट आप कर रहे हैं, शुरू आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले स्कोप देखा जाता है, प्रोजेक्ट स्कोप। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट है, 6 महीने लेगा ये कंप्लीशन के लिए, 4 महीने लेगा। इसकी डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट साइट पर 100 लोगों की टीम रिक्वायर्ड है, 200 लोगों की टीम रिक्वायर्ड है, 50 लोगों की टीम रिक्वायर्ड है। अल्टरनेटिव्स क्या हैं? ठीक है, अल्टरनेटिव से मुराद ये, अल्टरनेटिव्स लेट्स से अगर एक चीज आपने प्लान की है और वो अगर नहीं हो पाती, सो प्लान बी क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले लेक्चर में भी अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए थे और हमने ये देखा था कि जिस अल्टरनेटिव का स्कोर ज्यादा हो उसको जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। सो लेट्स से आपने किसी वेंडर को स्पेसिफाई किया कि ये वेंडर फास्ट भी है और इनकी डिलीवरी भी जो है वो जो भी प्रोडक्ट्स इनसे परचेज की जाए, हार्डवेयर है जो भी है, वो जल्दी डिलीवर भी करते हैं। सो आपने अल्टरनेटिव ए में वेंडर 1 को रखा, लेकिन साथ में आप अल्टरनेटिव बी, प्लान बी भी डिस्कस करते हैं कि अगर ये वेंडर फुलफिल नहीं कर सकता या ये वेंडर रिफ्यूज कर देता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर हम इसके अलावा किस वेंडर से हम ऑर्डरिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। सो स्कोप आपने देख लिया, अल्टरनेटिव देख लिया, फिजिबिलिटी आप चेक करते हैं। फिजिबिलिटी ये है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिजिबिलिटी जरूर चेक की जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने अपना डिग्री प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने फिजिबिलिटी देखी थी, आपने अपनी फिजिबिलिटी देखी थी। फिजिबिलिटी देखने के बाद आपने वी कॉम्सेट्स में अपने डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था। फिजिबिलिटी में आपने क्या देखा था, क्या मैं फीसेस जो है वो पे कर सकता हूँ, अफोर्डेबल फीसेस हैं, क्या इस डिग्री प्रोग्राम को करने के लिए जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड है तो मेरे पास कंप्यूटर है, क्या मेरे पास कम्युनिकेशन मीन्स हैं, क्या मैं सफिशेंट टाइम निकाल सकूंगा। लेट्स से मैं अगर फुल टाइम जॉब करना हो या मेरी कोई और एक्टिविटीज़ हैं तो मैं इतना टाइम निकाल सकूंगा कि मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करूं। सो ये फिजिबिलिटी आपने चेक की थी, फिजिबल था तब आपने एनरोलमेंट की। अगर फिजिबल ना होता, लेट्स से आपकी सुबह 8 से रात 8 तक ड्यूटीज़ होती और रात को फिर घर आकर जो है वो आपको घर वालों को भी देखना होता, तो ये आपके लिए फिजिबल ना होता कि आप वी कॉम्सेट्स में डिग्री प्रोग्राम शुरू करते। ठीक है, सो
प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी चेक की जाती है, क्या ये अफोर्डेबल है, क्या ये फीजिबल है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अभी आप बिल्कुल इनिशिएशन फेज में हैं, तो फिजिबिलिटी जो है उसको ओवरऑल देखा जाता है। इसके अलावा आपने प्रोजेक्ट को टास्क्स में डिवाइड कर दिया। प्रोजेक्ट टास्क क्या है? ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करनी है, लेकिन टास्क ये है कि आपने जो है वो लेट्स से सबसे पहले टीम बना दी। टीम ए जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे काम करेगी, टीम बी जो है वो इक्विपमेंट की परचेजिंग पर काम करेगी, टीम सी जो है वो कॉस्टिंग और बजटिंग करेगी। ठीक है, डिफरेंट टास्क आपने कर लिया। टीम 4 जो है वो उसकी डेवलपमेंट पर काम करेगी, टीम 5 फॉर एग्जांपल उसकी जो है वो टेस्टिंग होगी। सो डिफरेंट टास्क में और डिफरेंट टीम्स में आपने जो है वो इसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा यू एस्टिमेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएट रिसोर्स प्लान। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए, लेट्स से एक नया इक्विपमेंट परचेज करना है। अब नया इक्विपमेंट कहां से परचेज किया जाएगा, नए इक्विपमेंट के लिए क्या कॉस्ट है, नए इक्विपमेंट की डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, नया इक्विपमेंट आने पर जो है वो यूजर्स की ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्रिएट रिसोर्स प्लान में आप डिस्कस कर लेते हैं। सो आपने ये देखा कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या थी और उन रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रिलिमिनरी स्केड्यूल किया जाता है, बिल्कुल इनिशियल रफली जो है वो स्केड्यूल किया जाता है कि ओके हम आज से पूरे 2 हफ्ते बाद जो है वो प्रोजेक्ट पर फॉर्मली स्टार्ट कर लेंगे और एस्टिमेटेडली 4 हफ्तों में हम टास्क 1 कंप्लीट कर लेंगे, 6 हफ्तों में हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह बाकी टास्क होते होते हम पूरे 16 वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। कम्युनिकेशन प्लान, जिससे मैंने पहले भी बात की कि डेवलपिंग टीम के कौन से लोग कस्टमर टीम के किन लोगों से कम्युनिकेट करेंगे और उनका कम्युनिकेशन मीन क्या होगा, कौन सी चीजें हैं जो कि टेलीफोन पर भी डिस्कस की जा सकती हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि ईमेल पर भी फाइनलाइज हो जाती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करने के लिए फॉर्मली 1-to-1 मीटिंग्स होंगी। तो कम्युनिकेशन प्लान जो है वो आपने डिस्कस कर दिया। लेट्स से आप पाइन वैली फर्नीचर के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाइन वैली फर्नीचर जो है वो कंट्री के एक कोने में है, जो डेवलपिंग टीम है वो कंट्री के दूसरे कोने में बैठी है। अब ये कम्युनिकेशन आपस में कैसे करेंगे, सो ये डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स, ये बहुत जरूरी है। आप डेवलपमेंट बिल्कुल अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आपने, सो यू मस्ट फॉलो सम स्टैंडर्ड, यू मस्ट फॉलो सम प्रोसीजर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स आप कौन से फॉलो करेंगे, ठीक है, इनको देखा जाता है। रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिस्क को असेस किया जाता है, रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है। कौन से रिस्क हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को लाहक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये रिस्क भी है कि आपकी डेवलपमेंट टीम में 10 लोग थे और 10 में से ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज 3 लोग छोड़ के चले जाएं। ठीक है, अब ये एक रिस्क है। ठीक है, हु नोज, हो सकता है उनको कोई बेटर जॉब ऑफर आ जाए या हो सकता है उनके कोई ऐसे कंस्ट्रेंट्स आ जाएं जिसकी वजह से वो जॉब कंटिन्यू ना कर सकें। सो आपकी 10 लोगों की टीम तो रिड्यूस होकर 7 लोगों पर रह गई। अब 7 लोग अगर उसी सेम प्रोजेक्ट पर काम करें तो ये तो प्रोजेक्ट की कोडिंग जो है वो लेट हो जाएगी। प्रोजेक्ट की कोडिंग लेट होगी तो प्रोजेक्ट की टेस्टिंग लेट होगी, टेस्टिंग लेट होगी तो प्रोजेक्ट का टाइम पे फिनिश होना लेट हो जाएगा, कंपनी को लॉस होंगे। सो ये एक रिस्क है। इस रिस्क को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इवेल्युएट करते हैं। बाज रिस्क छोटे हैं, बाज रिस्क जो है वो ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। छोटा रिस्क ये हो सकता है कि आपने ऑर्डर दिया किसी इक्विपमेंट को परचेज करने का, वो इक्विपमेंट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता डिलीवरी उसकी लेट है। अब ये एक रिस्क है कि अगर इक्विपमेंट लेट डिलीवर हुआ सो स्लाइटली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने सीवियर, इतने टेरेबल नहीं है। इसके मुकाबले में ये रिस्क कि सर्टन आपके वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपर्स जो है वो छोड़ के चले जाएं, तो ये ज्यादा रिस्क की चीज है। सो रिस्क को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को इवैल्यूएट करना। जब आप रिस्क को इवैल्यूएट और आइडेंटिफाई करते हैं उनके बाद ही आप कुछ प्लान भी उनका अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। लेट्स अगर ये रिस्क है कि एक एम्प्लॉई, एक डेवलपर जो है वो जॉब छोड़ के प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीच में जब उसकी शदीद जरूरत हो छोड़ के जा सकता है, ये एक रिस्क है। इस रिस्क को कैसे आप आइडेंटिफाई, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे इसको आप एड्रेस कर सकते हैं, इसका तरीका यह है कि आप 10 लोगों की डेवलपमेंट टीम के बजाय 12 लोगों की टीम जो है वो हायर कर लें। 2 डेवलपर्स एज अ बैकअप के तौर पर काम करेंगे कि इन 10 लोगों की टीम में से कोई भी अगर नहीं आता या किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, सो रिमेनिंग 2 जो है वो
इसको अकोमोडेट करेंगे। सो रिस्क जो है वो आपने देख लिया, बजट इसी तरह देख लिया, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, इक्विपमेंट अगर कोई परचेज करना है उसकी कॉस्ट है, जिस लेट्स से कोई और रिसोर्सेज हैं जिनको आप हायर कर रहे हैं उनकी कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें। स्टेटमेंट ऑफ वर्क हमने पहले भी डिस्कस किया था, एसओडब्ल्यू आप डेवलप करते हैं, एसओडब्ल्यू में सारी वो चीज़ें जो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं वो आप ऑब्जेक्टिवली जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्टली यू सेट अ बेस लाइन प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। बेस लाइन मतलब मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपने कब होंगी, कितने अरसे तक होंगी, पूरा एक आपने बेस लाइन प्लान जो है वो बना दिया। सो ये प्लानिंग से रिलेटेड टास्क हैं। इससे पिछली स्लाइड में यहाँ पे इनिशिएशन से रिलेटेड टास्क हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे हमने प्लानिंग से रिलेटेड टास्क किए। मतलब ये सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप एड्रेस कर रहे हैं, इनको आप देख रहे हैं। इनको देखने के बाद जो है वो फिर आप किसी एक्चुअल स्टेप की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आप डिलीवरेबल देखते हैं, ठीक है। डिलीवरेबल क्या है, ठीक है, मतलब आपने कोई टास्क किया, कोई प्रोसेसिंग की, कोई आपने टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड किए, कई लोगों की टीम एक टास्क करती रही, उसका डिलीवरेबल, उसकी आउटपुट क्या आई है, उसका आउटकम क्या है, ठीक है। लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज की हम बात करते हैं और रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जा रही है, लेट्स से एक टीम बनी हुई है जो कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट एलिसिटेट कर रही है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर कर रही है, इन्होंने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगाए। इस एनालिसिस फेज का आउटकम क्या है, डिलीवरेबल क्या है, ठीक है। डिलीवरेबल है रिक्वायरमेंट्स, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स किस फॉर्म में है, क्या वो किसी रिपोर्ट की सूरत में है, क्या एनालिस्ट जो है या जिन्होंने रिक्वायरमेंट एलिसिटेट किए हैं डेवलपिंग टीम में से, वो डिजाइनर्स को वर्बली बताएंगे कि हाँ जी कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, या किसी रिपोर्ट की सूरत में बताएंगे, ठीक है। सो डिलीवरेबल आप देखते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को का डिलीवरेबल ये है, ठीक है, कि इस कोर्स को आप एनफ स्कोर से पास करें, ठीक है। अगर ये आपने सारे क्विजेज, असाइनमेंट, सेशनल्स, ये सारी चीजें आपने कर ली, इसके आउटकम ये है कि यू विल पास दी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अ सर्टेन ग्रेड। सो ये इसका डिलीवरेबल है। इसमें आपकी डिग्री का भी डिलीवरेबल है कि आपको एक यू विल बी इंटाइटल्ड, यू विल बी कॉल्ड अ ग्रेजुएट, ठीक है। सो ये डिलीवरेबल है। तो आप देखते हैं कि उस बिजनेस केस का डिलीवरेबल क्या है, ठीक है, क्या चीज आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या हैं, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। टेंजिबल इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इनको इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड्स में से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि 2 चीजें ज्यादा देखी जाती हैं और अकॉर्डिंगली उनके चला जाता है, एक है BPP, बिजनेस बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान, एंड द सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क। सो इन दोनों चीजों को देखा जाता है। यहां पे हम देखते हैं, ये स्लाइड हमने डिस्कस करनी है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्क को देखा जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है? इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ, डेवलपमेंट टीम के दरमियान और कस्टमर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? डिलीवरेबल्स का और एस्टिमेटेड टाइम का, ठीक है। सो लेट्स से इधर आपके कस्टमर हैं, इधर आपका जो है वो डेवलपिंग टीम है, एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है। डेवलपर और कस्टमर्स इस बात पर एग्री हुए हैं कि ठीक है, हम आपको 2 महीने बाद जो है वो प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिजाइन देंगे, ठीक है, और 3 महीने बाद जो है वो हम आपको प्रोजेक्ट का, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला यूजर इंटरफेस देंगे। 4 महीने के एंड पर जो है वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 5वें महीने में जो है वो हम इसको टेस्ट करके आपकी मशीन्स पर इसको इंस्टॉल कर देंगे, आपके यूजर्स को ट्रेन करेंगे, और 6ठे महीने में जो है, 6ठे महीने के अर्ली ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले 2 महीने में डेवलपिंग टीम की तरफ से पहले 2 महीने में प्रोजेक्ट की 20% कॉस्ट जो है वो एडवांस पे करनी पड़ेगी। 3 महीने के एंड पर आपको 50% एडवांस पेमेंट या 50% पेमेंट करनी पड़ेगी, और जब प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाए तो रिमेनिंग 50% जो है वो आप देंगे। अब ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर और डेवलपिंग टीम या इंफॉर्मेशन सिस्टम टीम के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में साइन हो जाती हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं,
एक एग्जांपल के तौर पर पाइन वैली फर्नीचर का जो है वो ये एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, प्रोजेक्ट नेम है कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम, इन्होंने एक नाम बनाया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पर्सन है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ये नाम लिखा हुआ इसका जेम वू, कस्टमर कौन है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ है, डेवलपमेंट स्टाफ जो है वो कितना रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मैन मंथ्स लिखा है, मतलब कितने लोग जो है वो कितने महीने तक चाहिए। सो टोटल जो है वो उनके वर्किंग आवर्स जो है वो किस हिसाब से आपको चाहिए। सो प्रोग्रामर्स के जो है वो 2 वर्किंग आवर्स हैं, जूनियर एनालिस्ट के 1.1 है, सीनियर एनालिस्ट के 0.3 है। सो ये वर्किंग आवर्स की बात की जा रही है और ये आउट ऑफ 40 होती है। लाइक अगर 2 की बात की जा रही है, सो ये 40 वर्किंग आवर्स में से 2 का मतलब ये है कि ये 20 वर्किंग आवर्स पर वीक जो है ये काम करेगा। इस तरह जूनियर एनालिस्ट है, इस तरह बाकी चीजें हैं। सो ये सारा आप देखते हैं। सो ये 4.0 एक्चुअली 40 वर्किंग आवर्स की बारे में बात की जा रही है। सो आप मंडे 9 to 5 से लेकर फ्राइडे 9 to 5 अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सो ये 40 वर्किंग आवर्स, 8 आवर्स अ डे और 5 days अ वीक। सो ये 40 वर्किंग आवर्स बनते हैं। सो ये 40 वर्किंग आवर्स के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये साइन किया जा रहा है कि इसमें प्रोग्रामर कितने हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा, जूनियर एनालिस्ट कितने दिन काम करेगा। सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा गोल लिखा जाता है, दिस प्रोजेक्ट विल इंप्लीमेंट अ कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज टू ऑटोमेट दिस रिड्यूस टाइम एरर्स एंड हैव मोर टाइमली इंफॉर्मेशन। सो मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमाइज डाटा एंट्री, प्रोवाइड मोर टाइमली इंफॉर्मेशन। और फेजेस की बात करें तो एनालिसिस फेज है, डिजाइन फेज है, इंप्लीमेंटेशन है और कोई डिलीवरेबल है। सो ये एक डॉक्यूमेंट की सूरत में कस्टमर ने भी साइन कर दिया और आपके आईएस स्टाफ ने या डेवलपमेंट टीम ने भी साइन कर लिया। इसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट है जिसको फॉर्म कहते हैं वो है सिस्टम सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है, SSR, जिसको हमने पहले भी देखा था। ये क्या है? ये फॉर्म है, एक रिक्वेस्ट है दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कौन मतलब कैसे लेकर चला जाएगा, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट कैसे होगी, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट किसने की है, किस डिपार्टमेंट के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, ये न्यू सिस्टम आप डेवलप करने हैं, अर्जेंसीज की क्या है, कितना इमीडिएटली इस सिस्टम को बनाना है, वो डिटेल्स हैं, सर्विस रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आपने लिखी हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही होगी कि पाइन वैली फर्नीचर जो है वो अपने लिए एक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बिजनेस जो है वो ग्रोथ करे, वो अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर सकें वगैरह वगैरह, उसकी ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती हैं। सो ये है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। सो याद रखें कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क एक्चुअली दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि SSR जो है वो ये बता रहा है कि कॉन्टेक्ट पर्सन कौन होगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो SSR में मेंशन है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है असेसिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करें, कितना फीजिबल है, ठीक है, कितना फीजिबल है। तो फिजिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट से उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियली भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है वो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम, पाइन वैली फर्नीचर उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए 5 मिलियन का बजट एलोकेट कर दे, लेकिन पीछे उनके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई पैसे ना बचे या बहुत थोड़े पैसे बचे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस लॉस में जाने लगे। सो ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। या ऐसे तो नहीं है कि प्रोजेक्ट 5 मिलियन प्रोजेक्ट में स्पेंड करने के बाद जो है वो उनको एम्प्लॉयज की सैलरी देने के पैसे ना बचे। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है कि हमें जो है वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिर्फ 5 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कंपनी नहीं उठाएगी, बल्कि हो सकता है कि पाइन वैली फर्नीचर को अनदर 1 मिलियन का जो है वो इक्विपमेंट भी खरीदना पड़े, 1 मिलियन अनदर स्पेंड करने पड़े ताकि वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल करें, न्यू मशीन्स लें, नया फर्नीचर लें, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो उसमें आती हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट को सिर्फ डेवलप करके इंप्लीमेंट कर देना काफी नहीं है, उसकी भी रनिंग भी होती है, ठीक है। सो उसको रनिंग की कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसको
ऑपरेशनल रखने के लिए कॉस्ट क्या है। ऑपरेशनली लेट्स से एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके लिए आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जिसके लिए आपको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, इनको आप सैलरीज देंगे, सो ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी देखी जाती है। इसी तरह स्केड्यूल फिजिबिलिटी, आप ये देखते हैं कि डेवलपिंग टीम, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपिंग टीम कह रही है कि हम आपको 6 महीने में बना के देंगे, आपको ये कम से कम 4 महीने के अंदर कंप्लीट चाहिए, ठीक है। सो क्या उनका 6 महीने में डेवलप करना आपके लिए फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, तो ये देखते हैं। लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल फिजिबिलिटी, कोई इसमें ऐसी चीज तो नहीं है जो कि इलीगल है, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि उस कंट्री के लॉ के अगेंस्ट है, सो इस चीज को भी आप देखते हैं। और इसी तरह पॉलिटिकल फिजिबिलिटी भी आप देखते हैं। सो ये सारी चीजें आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी से रिलेटेड देखते हैं। उसके बाद जो है वो आप उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं और उसकी तरफ आप जाते हैं। इसकी एग्जांपल जैसा मैंने पहले भी दी, बिल्कुल आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जब आपने अपना डिग्री प्रोग्राम शुरू किया तो आपने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी, आपने देखा कि इसकी मंथली फीस और फर्स्ट टाइम फीस इतनी है कि आप पे कर सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी आपने देखी कि वी कॉमर्स से डिग्री प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, सो ये आपके पास है या नहीं है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, सिर्फ आपको पहले दिन कंप्यूटर और पहले दिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि थ्रू आउट द डिग्री प्रोग्राम 4 साल का है या 2 साल का है, आपको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चाहिए। सो हर मंथ आपको इंटरनेट के कनेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, या लेट से कोई आपको इक्विपमेंट अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने जिस दिन एग्जाम होंगे उस दिन हो सकता है ऑफिस से टाइम ऑफ लेना पड़े, ठीक है। इसी तरह जो है वो बाकी चीजें हैं। सो ऑपरेशनली ये आपके लिए फीजिबल है या नहीं है, सो ये सारी चीजें आपने जो है वो अकॉर्डिंगली देखी और फिर आपने अपना डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट के साथ भी है कि आप प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये सारी फिजिबिलिटीज चेक करते हैं। अब आइए इनको नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमारे पास है, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपको इनवाइट करता है कि तुम मेरे पास आओ और हम एक कप चाय पीते हैं और गपशप लगाते हैं। अब आप ये देखते हैं कि वो दोस्त जो है वो आपके घर से जो है वो 12 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है। बाहर मौसम ठंड है, आप ठंड है या बारिश है या बहुत गर्मी है, ठीक है, सीवियर वेदर है, ठीक है। आपको उसके घर तक पहुंचने के लिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो 1 घंटा लगेगा और अगर अपनी बाइक पे जाते हैं तो आधा घंटा लगेगा। सो ये सारी चीजें आप देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि मतलब दोस्त के साथ गपशप और 1 कप चाय के लिए, या गपशप हम कहते हैं, उसके लिए आपको ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। टाइम लगाना पड़ेगा, बाइक पे जाना पड़ेगा, बाइक पे फ्यूल लगेगा। सो आप देखते हैं कि ये कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बेनिफिट इसका कम है। कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है और बेनिफिट इसका कम है। तो आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने किया, ठीक है। सो इस तरह किसी भी चीज की आप बात करते हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आप उसमें कितनी टाइम, कितनी एफर्ट, कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं और आपको फायदा क्या होगा। अगर आप टाइम, मनी, एफर्ट बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और उससे बेनिफिट बहुत कम हो रहा है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता चल गया कि आपको इस चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको इस चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है। अगर पाइन वैली फर्नीचर 5 मिलियन स्पेंड करके अपने लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि ये 5 मिलियन स्पेंड करने से उनका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिलियन स्पेंड करने के बावजूद भी उनका बिजनेस जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, कोई उनको फायदा हुआ ही नहीं। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता चला कि 5 बिलियन या 5 मिलियन रुपीज या जो भी मनी है वो स्पेंड करने से जो है वो कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, मुनासिब सा होगा। तो या दूसरे अल्फाज में ऐसे कहा जाता है कि 5 मिलियन अगर वो स्पेंड कर रहे हैं, सो 5 मिलियन के स्पेंड करने से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप होगा उससे कस्टमर की ट्रैकिंग आसान होगी, इंफॉर्मेशन कस्टमर की रेडिली अवेलेबल होगी, ऑर्डर्स जो है वो फास्टली
कंप्लीट होंगे, मनी और जो पेमेंट्स हैं वो जल्दी प्रोसेस होंगी, ऑर्डर की डिस्पैचिंग बड़ी क्विकली होगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बिजनेस को इम्प्रूव करेंगी और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, 2 महीने के अंदर जो है वो आपका प्रॉफिट इससे ज़्यादा होता जाएगा। सो आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर देखा कि यस ये एक अच्छी चीज़ है और इसकी तरफ जाना चाहिए। सो आप हमेशा देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कितनी कॉस्ट स्पेंड करें और उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, ठीक है। सो सारे बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट रिलेटेड आप देखते हैं। कॉस्ट जो है वो 2 तरीकों से आप कंपेयर कर रहे हैं, टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल बेनिफिट्स, ठीक है, जिसको हम मजीद भी देखेंगे टेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे। सो टेंजिबल जिनको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल बेनिफिट ये है कि पहले आपकी कंपनी जो है वो मंथली लेट्स से $10,000 का प्रॉफिट कर रही थी, अब आपकी कंपनी जो है वो $15,000 का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। सो ये टेंजिबल बेनिफिट है, आपको नजर आ गया, आपको मार्जिन जो है वो पता चल गया कि 5,000 जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। इनटेंजिबल बेनिफिट क्या है, लेट्स से जो एम्प्लॉयज हैं वो टेक्निकली और स्ट्रांग हो जाएंगे, टेक्निकली और साउंड हो जाएंगे। अब ये उनका टेक्निकली स्ट्रांग और साउंड हो जाना ये इनटेंजिबल है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट फायदा जरूर हो रहा है। इसी तरह कुछ कॉस्ट हैं जो कि नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि आपने नया इक्विपमेंट परचेज किया, नया इक्विपमेंट आ गया, नजर आ रहा है, ये कॉस्ट इसकी नजर आ रही है। इनटेंजिबल कॉस्ट क्या है, ऐसी कॉस्ट जो कि आप देख नहीं सकते, ऐसी कॉस्ट जिन आइटम्स पर या जिन चीजों पर आपने स्पेंड किया वो बज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहे। इसी तरह एक और कॉस्ट जो है दैट इज वन टाइम कॉस्ट वर्सेस रिकरिंग कॉस्ट, मतलब आपने सिर्फ वन टाइम स्पेंड किया, और एक कॉस्ट ऐसी है जो कि आप कंटिन्यूसली स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने नया इक्विपमेंट परचेज किया, ये वन टाइम कॉस्ट है। रिकरिंग कॉस्ट क्या है कि आपको रेगुलरली वो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरीज है, अब वो रिपीटेड है, वो रेगुलरली वो चलेगी। सो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करते हैं और मेनली उसमें आप जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपने सारी चीज़ों को देखना है कि कितनी कॉस्ट, कितना टाइम, कितनी एफर्ट स्पेंड की जा रही है और बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, और उन बेनिफिट्स में से टेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं। अब अगर हम टेंजिबल बेनिफिट्स की एग्जांपल देखें, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन्ड है कि 1 ईयर से 5 ईयर तक क्या होगा कि कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिट करेगी, मतलब जो कॉस्ट रिडक्शन होगी वो तकरीबन $4,500 है, जो कॉस्ट एरर को रिड्यूस करने में लगती थी वो इतनी कॉस्ट है, इतना इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी वो इतनी कॉस्ट है। सो ओवरऑल टेंजिबल बेनिफिट्स जो इस कंपनी को हो रहे हैं वो $50,000 के हैं, ठीक है। सो ये अब नजर आ रहा है। सो इवन इफ द पाइन वैली फर्नीचर स्पेंड्स $5 million on the development of the information system, still they can see that they will be having sufficient benefit in terms of money, in terms of tangible benefits. अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इनटेंजिबल बेनिफिट्स को देखें कि उस पाइन वैली फर्नीचर अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर लेती है, सो उसके इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इनटेंजिबल बेनिफिट्स वो हैं जो कि नजर नहीं आ रहे लेकिन उसका असर जरूर हो रहा है, जैसे कि मोर टाइमली इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर आपको कस्टमर का जो डाटा है वो थोड़ा सा स्लो पेस में मिल रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जब बन जाएगा तो वो डाटा आपको बड़ा इजीली मिलेगा। अब ये बेनिफिट है, इसको आप डॉलर्स में या इसको आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बेनिफिट है। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इसी तरह जो है वो लर्निंग एनहांस होगी, इसी तरह बेटर वेज आएंगे, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, एसेट की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होगी, रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, वर्क प्रोसेस जो है वो इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयज की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो इंप्रूव होंगी और सोसाइटी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। अब ये सारे बेनिफिट्स वो हैं जिनको आप डॉलर्स में या जिनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल
ये बेनिफिट में आता है, स्टिल ये फायदे में आता है। सो आप ऐसे सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स को भी आप देखते हैं। अच्छा जी, मजीद अगर इसको देखा जाए, सो अभी मैंने बात की कि टेंजिबल बेनिफिट्स वो हैं जो कि जिसको आप डॉलर्स में या किसी और करेंसी में मेजर करते हैं। इनटेंजिबल बेनिफिट्स वो हैं जिनको आप डॉलर्स में या मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल दे आर बेनिफिशियल। ठीक है, अब आप अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ये है, ठीक है, इसका एक इनटेंजिबल बेनिफिट ये है कि सोसाइटी में एक ग्रेजुएट और प्रोड्यूस हो गया, एक और शख्स ने जो है वो तालीम हासिल कर ली। अब ये ऐसा बेनिफिट है जो कि नजर नहीं आ रहा, जिसको आप मनी में इवैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये एक बेनिफिट है। और आपकी डिग्री कंप्लीशन का जो एक टेंजिबल बेनिफिट हो सकता है वो ये है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो लेट्स से अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सो आपकी सैलरी जो है वो आपकी प्रमोशन हो जाएगी और आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी सैलरी इंक्रीज हुई है वो आपका टेंजिबल बेनिफिट्स है। सो टेंजिबल और इनटेंजिबल। वन टाइम कॉस्ट जैसे मैंने बात की कि सिर्फ स्टार्टअप पे या किसी एक दफा की कॉस्ट है, और रिकरिंग कॉस्ट क्या है, जो कि आप उस सिस्टम को रन करने के लिए रिपीटेडली और रेगुलरली बेसिस पर पे करते हैं। पॉसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स कॉस्ट क्या मतलब, किस किस्म की कॉस्ट जो है वो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट से रिलेट हो सकती है। एक है प्रोक्रूटमेंट, जिसमें कंसल्टेशन आ जाती है, इक्विपमेंट की परचेजिंग आती है, साइट प्रिपरेशन आती है। ये सारी चीजें जो है वो प्रोक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं। इसी तरह जो है वो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है, कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस कैसे होंगी, पर्सनल आप नए स्टाफ हायर कर रहे हैं, ठीक है, सो ये स्टार्टअप से रिलेटेड कॉस्ट है। इसी तरह प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉस्ट क्या है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज खरीद लिया या लाइनेक्स इंस्टॉल कर दी वगैरह वगैरह, लेकिन उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आपको एक सेपरेट टूल खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, एक सेपरेट सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ रहा है। वो सॉफ्टवेयर अब एडिशनल कॉस्ट है। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट खरीदना पड़े, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, या सॉफ्टवेयर जो आप नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जो यूज करने हैं उस पे अपने एम्प्लॉयज या डेवलपर्स को ट्रेन करना है, ठीक है, सो ये कॉस्ट शामिल हो गई। इसी तरह डाटा एनालिसिस की कॉस्ट शामिल हो गई, कोई और ओवरहेड्स हैं उनकी कॉस्ट शामिल हो गई। और इसके अलावा लास्टली आपकी ऑपरेशन जो करंटली उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट को ऑन गो रखने के लिए जो कॉस्ट चाहिए होगी, जैसे कि मेंटेनेंस, जैसे कि रेंट्स है। लेट्स से आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो है वो डेवलपमेंट के लिए आपने एक साइट, एक जगह, एक ऑफिस हायर किया है, ठीक है, अब उसको जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा आप उस बिल्डिंग में रहेंगे, उस बिल्डिंग में रहेंगे तो वो आप रेंट पे करते रहेंगे, सो उसका रेंटल है। इसी तरह एसेट डिप्रिशिएशन है। सो ये सारी कॉस्ट जो है डिफरेंट टाइप की कॉस्ट हो सकती हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं, और ये इन कॉस्ट को देख कर आप अपने प्रोजेक्ट का ओवरऑल बजट वगैरह बनाते हैं। अच्छा, वन टाइम कॉस्ट की अगर बात की जाए, सो वन टाइम कॉस्ट है डेवलपमेंट कॉस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ उसकी कॉस्ट थी 20,000 इन ईयर। नया हार्डवेयर आपने परचेज किया उसकी कॉस्ट थी $15,000, ठीक है। इस तरह नया सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया उसकी कॉस्ट थी $5,000, ठीक है। यूजर को आप हर रोज ट्रेन नहीं करते, यूजर को आपने एक दफा ट्रेन कर लिया बस वो काफी है, वन टाइम कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट जब आपने उस पाइन वैली फर्नीचर के लिए निकाली, सो दैट वाज $42,500, दैट वाज वन टाइम कॉस्ट। इसी तरह जो कॉस्ट रिपीट हो सकती है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। लेट्स से उस जो टूल आप यूज कर रहे हैं उसकी एनुअल लाइसेंसिंग है, ठीक है, हर साल की उसकी लाइसेंसिंग है या उसकी मेंटेनेंस है, रेगुलरली कोई आपने फी पे करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर दिया जा रहा है वो है $25,000। आपने कोई ऑनलाइन स्टोरेज परचेज की है या इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है लेट्स से $1,000 पर मंथ भी हो सकती है। इसी तरह इंक्रीमेंटल कम्युनिकेशन है, आप फोन के थ्रू जो है वो अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें, आप फोन के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन के जो रेगुलर है, ठीक है। इसी तरह सप्लाईज है, इसी तरह लेट्स से और ऐसी कॉस्ट है जो कि रिपीट होंगी रेगुलर बेसिस पर वो आएंगी। इनको हम रिकरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, रेगुलर कॉस्ट भी कह सकते हैं जो कि रिपीट हो रही हैं।
लेट अस नाउ टॉक अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कितनी कॉस्ट जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो पॉइंट क्या है जहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा लेकिन आपको लॉस भी नहीं हो रहा। ठीक है, सो आप जो है वो क्या करते हैं कि हम एक एग्जांपल के तौर पर जो पाइन वैली फर्नीचर ले रहे हैं उनका हम कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस देख रहे हैं। अब इस स्लाइड में आप देखें, सो ये ईयर्स है, ठीक है, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4 एंड 5 ईयर्स। और यहां पर जो है वो डॉलर्स एंड थाउजेंड है, $50,000, $100,000, $150,000 एंड $200,000। ब्लू लाइन आपकी कॉस्ट को शो कर रही है, रेड लाइन आपकी बेनिफिट्स को शो कर रही है। सो आपने फर्स्ट मंथ में ही लेट्स से अबाउट $50,000 स्पेंड किए। इसी तरह 1 ईयर कंप्लीट होने पर जो है वो आपने अनदर समथिंग डॉलर्स जो है वो स्पेंड करिए। होते होते 5 सालों में जो है वो आपने अ टोटल ऑफ लेट्स से $140,000 स्पेंड किए। अब अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, तो पहले साल आपको जाहिर है कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या जितना आपने स्पेंड किया पहले साल के एंड पर, पहले साल पर देखें तो आपने $50,000 से ज्यादा स्पेंड किए थे। जो बेनिफिट हुआ वो क्या है, वो सिर्फ लेट्स से $40,000 का है। सो आपने स्पेंड $50,000 किया था, बेनिफिट आपको $40,000 हुआ है। अब इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो आप एक साल के इख्तिताम पर $10,000 आपने स्टिल लॉस किया है। ईयर नंबर 2 के एंड पर देखें तो आपने स्पेंड लेट्स से $90,000 किया है, प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो $85,000 है, स्टिल यहां पे आपने लॉस किया है। ये वो पॉइंट है, एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पे आपने $100,000 स्पेंड भी किए थे और $100,000 का जो है वो आपको प्रॉफिट भी हुआ। सो ना आपने प्रॉफिट किया ना आपने लॉस किया। ये है ब्रेक इवन एनालिसिस, इवनली ब्रेक हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना जो है वो लॉस हुआ। इससे पहले तक की बात करें तो आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा था। अब अगर मजीद बात करें, सो आफ्टर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल गुजरने के बाद जो है वो आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जाते हैं, आपकी कॉस्ट कम होती जाती है। और अगर आप 5 साल के इख्तिताम पर देखें तो आपने प्रॉफिट जो है वो तकरीबन $180,000 के किए और आपकी कॉस्ट जो है वो अबाउट $140,000 की थी। ठीक है, सो आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा हो गए। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें 2 चीजें पता चलती हैं। नंबर 1 ये कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही साल या इमीडिएटली उससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, क्योंकि बिजनेसेस को एस्टैब्लिश होने में और प्रॉफिट्स आने में कई साल लग सकते हैं। इस केस में हम यही देख रहे हैं कि कंपनी को जो है वो 2.5 साल गुजरने के बाद जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट आना उनके शुरू हुए। पहले 2.5 साल तक तो लग ये रहा है कि कंपनी लॉस में ही जा रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बिजनेस ग्रो करता है, चीजें इवॉल्व होती हैं, सो उनको बाद में जो है वो प्रॉफिट्स नजर आना, प्रॉफिट्स जो है वो रिवील होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस वो है जहां पे आपने ना प्रॉफिट किया ना आपने लॉस किया, ना आपको जेब से कुछ देना पड़ा और ना आपकी जेब में कुछ आया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस अक्सर ये भी होता है कि अगर आप किसी शॉप पर कोई आइटम खरीदने जाएं तो वो दुकानदार, वो शॉपकीपर आपको कहता है कि मुझे जिस कीमत में आया है मैं आपको उसी कीमत में दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि ना मैं इसमें प्रॉफिट कर रहा हूं ना मैं इसमें लॉस कर रहा हूं। ठीक है, सो ये ब्रेक इवन है, जिस कॉस्ट में आया उसी कॉस्ट में उसने दे दिया। बाज चीजों में लेट्स से बाज आइटम्स ऐसे हैं जिनको वो प्रॉफिट करके बेचता है, बाज आइटम्स ऐसे हैं जो कि नहीं निकल रहे, पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, वो इवन उनको लॉस करके भी बेचता है। सो ये देखा जाता है कि वो पॉइंट क्या है जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। सो पाइन वैली फर्नीचर के केस में हम देख सकते हैं कि 2.5 साल बाद जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस होगा कि जितनी कॉस्ट उस पर स्पेंड हो रही है, ठीक है, उतनी ही कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट भी मिल रहा है। सो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आइए बात करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की। मुख्तलिफ टाइप की फिजिबिलिटीज हमने डिस्कस की। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को हमने देख लिया, अब टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं। यहां पे हम असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट द प्रपोज सिस्टम। ठीक है, टेक्निकली ये कितना साउंड होगा, टेक्निकली जो है वो इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा, जिनको जो है वो
they will be taken into account, they will be taken into considerations. So technically अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट को इम्प्रूव इन्हांस भी कर सकती हैं और उसको डिग्रेड भी कर सकती हैं, सो उनको आप टेक्निकली इवेल्युएट करते हैं. जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हमने पहले भी देखा कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट के साथ रिस्क शामिल हो सकते हैं. उन रिस्क को आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको असेस करते हैं, वो रिस्क कितना सीवियर है, ठीक है, उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. इनको आइडेंटिफाई और असेस करने के बाद ही आप जो है वो कोई उसका बैकअप, उसका प्लान बी जो है वो आप या उसका कोई अल्टरनेट प्रपोज कर सकते हैं. अब रिस्क जो है वो उस प्रोजेक्ट की, उस पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कहीं पे भी आ सकते हैं. प्रोजेक्ट के साइज से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जो डेवलपमेंट ग्रुप है, जो डेवलपमेंट टीम है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, आपके जो एप्लीकेशन एरियाज हैं, यूजर ग्रुप है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं. सो ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई रिस्क आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट साइज की बात करें, आपका करंटली साइज जो है वो 100 एम्प्लॉयज का है, ठीक है. अब ये साइज अगर एब्रप्टली ग्रो कर जाता है, विद इन फ्यू मंथ्स जो है ये टीम साइज 100 के बजाय 130 हो जाता है. अब 130 अगर साइज हो गया, ठीक है, सो आपको मजीद 30 लोगों के बैठने की जगह बनानी है, आपको मजीद 30 लोगों के लिए आपने जो कंपनी और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगी वो एलोकेट करने हैं. ये सारी चीजें देखी जाती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स हैं. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिसाइडेड ये है कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन 6 महीने से अगर ज्यादा लग जाते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि अगर आप 7वें महीने में जाते हैं और आपके 100 एम्प्लॉयज हैं, सो आपको 7वें महीने में उन 100 के 100 एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी पड़ेगी. सो सैलरी देना जो है वो आपकी जो कॉस्ट है उसको कहां से कहां ले जाएगा, ठीक है. सो ये सारे रिस्क हैं जिनको आप देख रहे हैं. इसी तरह सैलरीज के अलावा आपको 7th मंथ का बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ेगा अगर आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं. इसी तरह प्रोग्रामिंग एफर्ट्स हैं. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि आप एक नया सिस्टम बना रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कोई चेंजेस आ जाती हैं. मैनेजमेंट कितनी कमिटेड है, हो सकता है शुरू में मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड हो कि यस इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट हर हाल में करनी है. बाद में मैनेजमेंट जो है वो अपनी कमिटमेंट लूज कर जाए, इतना इंटरेस्ट ना ले रही हो जितना उन्होंने पहले इंटरेस्ट लिया है. इसी तरह यूजर परसेप्शंस क्या है, हो सकता है पहले यूजर्स ये समझ जाओ कि यस दे डेफिनेटली नीड अ सिस्टम, बाद में वो कहें कि नहीं हमें जो है वो हाँ ठीक है बन गया तो अच्छा होगा, ना बना तो कोई खास नुकसान नहीं है, ठीक है. तो यूजर परसेप्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रही. सो ये सारी चीजें हैं जो कि रिस्क में आ सकती हैं. इसी तरह आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, अगर आप किसी नए टूल में उनको डेवलपमेंट करवा रहे हैं, वो नया टूल, वो डेवलपमेंट टीम, वो आपके प्रोग्रामर्स उस नए प्लेटफॉर्म के साथ कितने फेमिलियर हैं, नई मेथोडोलॉजी को वो कितने क्विकली अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है. हो सकता है कि उनको नया टूल लर्न करने में जो है वो 2-3 हफ्ते लग जाए और पूरे डेवलपमेंट टाइम जो है वो टोटल 4 हफ्ते है, ठीक है. तो रिमेनिंग 2 वीक्स में उनको जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट करनी है. सो ये सारे रिस्क हैं जिनको आप देखते हैं. इसी तरह यूजर ग्रुप है. फेमिलियरिटी विद इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस. डेवलपमेंट टीम ने लेट्स से पहले गेमिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम किया, अब आप उनको किसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करें, अब ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है. ए गेमिंग प्रोजेक्ट इज डिफरेंट देन अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट. सो उनकी फेमिलियरिटी है या नहीं है. लेट्स से अगर तो डेवलपर का एक्सपीरियंस गेम्स में भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी है, मुख्तलिफ टूल्स में है, फिर तो ठीक है. लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस किसी एक टीम में और आप उससे दूसरे टूल में डेवलपमेंट करवा रहे हैं या दूसरे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करा रहे हैं, सो दैट कैन बी रिस्की. सो दीज आर ऑल रिस्क. ये सारे कंप्लीट नहीं है, ठीक है. इसके अलावा और भी रिस्क हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, उस कंपनी में, उस कंट्री में जो है वो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है. अब ये ऐसे रिस्क हैं जो कि शामिल हो सकते हैं, लेकिन मतलब इनको यूजुअली डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, इनको लिखा नहीं जाता, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स में यूजुअली वो देखे जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. अच्छा, अब हम यहां पे देख रहे हैं
प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट साइज को, फेमिलियरिटी विद द एप्लीकेशन एरिया ऑन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। सो मतलब हम रिस्क को इवेल्युएट करने हैं, कितना रिस्की है ये। हाई फेमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन एरिया, लार्ज प्रोजेक्ट में कैसी है, स्मॉल प्रोजेक्ट में कैसे है। यहां पे हो तो लो रिस्क है, यहां पे हो तो वेरी लो रिस्क है, यहां पे हो हाई स्ट्रक्चर हो तो लो रिस्क है, और वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट हो तो रिस्क स्ट्रक्चर और भी जो है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह लार्ज प्रोजेक्ट के लिए देखें, इन सर्टन केसेस द रिस्क गोज वेरी हाई, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स में जो है वो द रिस्क गोज इवन स्लो। तो मतलब आपने ये देखना है कि फेमिलियरिटी क्या है उस डेवलपर की उस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, वो प्रोजेक्ट लार्ज है या स्मॉल है, और अगर वो स्मॉल है तो कितना रिस्क है, और अगर वो लार्ज है तो वो कितना रिस्क हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर फिगर में हम क्या देख रहे हैं, हाई टेक्निकल फेमिलियरिटी मिटिगेट्स रिस्क ड्यू टू प्रोजेक्ट साइज एंड स्ट्रक्चर, लो फेमिलियरिटी इंक्रीजेस रिस्क। मतलब कुछ रिस्क हैं जो शुरू में छोटे हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, और इसके बाद ही आप जो है वो किसी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। सो जब भी आप प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आप प्लानिंग, इनिशिएशन एंड प्लानिंग को कंसिडर कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट इग्नोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ मजीद फिजिबिलिटी कंसर्न्स अगर देखें, सो कुछ हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है। देखा जाता है कि डज द प्रपोज सिस्टम सॉल्व प्रॉब्लम्स और टेक एडवांटेज और ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब कहने का ये है कि इस सिस्टम, इस पाइन वैली के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने से जिन प्रॉब्लम्स को आप समझ रहे थे कि ये सॉल्व हो जाएंगे, वो वाकई सॉल्व होंगे भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है, ये इनको देखा जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कंपनी की डेडलाइन है लेट से 4 महीने या 6 महीने, तो क्या प्रोजेक्ट 4 या 6 महीने के अंदर डेवलप हो जाएगा। अगर तो प्रोजेक्ट 7 महीने में डेवलप होना है तो ये कंपनी के लिए स्केजुअली फिजिबल नहीं है। कंपनी 7 महीने तक जो है वो सफिशिएंट रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर सकती, रिलीज नहीं कर सकती, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं। इसी तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल फिजिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, और इसी तरह पॉलिटिकल है, क्या आप उस कंपनी जो है वो उस कंट्री के लॉज के अगेंस्ट तो नहीं जा रही, क्या जो है वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि मॉरली या एथिकली जो है वो रॉन्ग हो, ठीक है, मॉरली या एथिकली रॉन्ग हो, या उस कंट्री में जो है वो प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं। सो दीज आर ऑल दी एरियाज which you need to consider while evaluating the feasibility. So सिर्फ आपको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं देखनी पड़ती, बल्कि फिजिबिलिटी ऑपरेशनल भी है, स्केड्यूल के लिहाज से भी है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है। So these are different types of feasibility that you consider while initiating and planning the development of an information system. Information system की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है वो है बेस लाइन प्रोजेक्ट प्लान, BPP, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक डॉक्यूमेंट है और ये डेवलपमेंट टीम के लिए एक प्रिलिमिनरी गाइड है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि डेवलपमेंट टीम के लिए गाइड है, इस डॉक्यूमेंट की बेस पर वो डेवलपमेंट करते हैं। इस BPP में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, इंट्रोडक्शन है, सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, फिजिबिलिटी असेसमेंट है और मैनेजमेंट इश्यूज हैं। सो इंट्रोडक्शन, सिस्टम डिस्क्रिप्शन, फिजिबिलिटी असेसमेंट और मैनेजमेंट। सो पाइन वैली फर्नीचर की का अगर BPP हम डिस्कस करें, सो ये सारी डिटेल्स उस इस पर्टिकुलर बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान में शामिल होती हैं। अब इटसेल्फ बेसलाइन प्रोजेक्ट प्लान में जो है वो एक प्रोजेक्ट स्कोप भी होता है। प्रोजेक्ट स्कोप में आप मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जैसे आपने प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, आप ये बना क्यों रहे हैं, मसला क्या है, आपके कस्टमर्स ट्रैक नहीं हो रहे जिसकी वजह से ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेमेंट्स डिले हो रही हैं और कंपनी अपने कस्टमर को लूज कर रही है और अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो रहा है। इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, बिजनेस को किस किस्म के बेनिफिट्स होंगे, डिलीवरेबल्स क्या होंगे।
लेक्चर डिलीवरेबल, एक आपका डिज़ाइन, पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन आ जाएगा, फिर पूरे प्रोजेक्ट का इंटरफेस आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक ट्रैकिंग पूरा सिस्टम जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये सारे जो है वो डिलीवरेबल्स हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो एस्टिमेटेडली 6 मंथ्स में या 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो बीपीपी में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट के स्कोप की बात करें, सो फैक्टर्स इन डिटरमिनेट स्कोप, जब आप ये देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये चीज़ अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, उस पाइन वैली फर्नीचर में एक इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक लेट्स से प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्या हैं। अब अगर आप एक नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, सो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह करंटली वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या करंटली सिस्टम से आपने कुछ चीजें लेकर इस नए सिस्टम में डालनी है या नया सिस्टम बिल्कुल स्क्रैच से नया बनाना है। ठीक है, नया सिस्टम जब आप बनाएंगे सो इसमें क्या यूजर्स को, नए यूजर्स को ट्रेन करना है, क्या एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है वो इस नए सिस्टम में इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे, इजी अडॉप्ट हो जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, और सिस्टम कैपेबिलिटीज क्या हैं, ये सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या चीजें कर सकेगा, अकाउंट्स को भी कंट्रोल करेगा, ऑर्डर्स को भी इन्हांस करेगा, ट्रैकिंग को भी इन्हांस करेगा। सो ये सारी चीजें आप स्कोप में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट स्कोप को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है डाटा फ्लो डायग्राम की, डीएफडी की। डीएफडी को हम एक अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल में भी देखेंगे, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लाइक आपके पास एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है और वो है परचेजिंग फुलफिलमेंट सिस्टम। अब इसमें मजीद क्या चीजें हैं, एक इसमें स्केजुलर्स हैं, कुछ इसमें इंजीनियरिंग की से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ इसमें सप्लायर्स हैं। सो इंफॉर्मेशन और डेटा कहां से कहां पर फ्लो कर रहा है, प्रोडक्शन स्केजुअल से, प्रोडक्शन स्केजुअल्स और कैपेसिटीज ये सिस्टम में आ रही हैं और ये आउटपुट क्या दे रहा है, ये मटेरियल अवेलेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, इसी तरह सप्लायर से आपको कॉस्ट्स आ रही हैं और शिपमेंट की डिटेल्स आ रही हैं, और ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर आपको क्या बना के देगा, रिक्वेस्ट फॉर कोर्स और ऑर्डर्स जो है वो सप्लायर्स को देगा। सो इस सिस्टम में क्या चीज इनपुट हो रही है और क्या चीज ये आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस कर रहा है। सो डाटा फ्लो डायग्राम में यूजुअली हम ये देखते हैं और इसी से हमें प्रोजेक्ट का स्कोप भी पता चल जाता है कि ये ओवरऑल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, कौन सी चीजें इस सिस्टम को फीड कर रही हैं और इस सिस्टम से क्या चीजें आउटपुट हो रही हैं। अब लेट्स से इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाएगा अगर ये सप्लायर्स और इंजीनियरिंग को आप जो है वो कट कर दें और सिर्फ जो है वो प्रोडक्शन स्केजुलर से रिलेटेड ये सिस्टम हो। ठीक है, इसी तरह ये इसका स्कोप बढ़ जाएगा अगर यहां पे हम जो है वो ऑर्डरिंग का कोई नया डिपार्टमेंट भी ऐड कर लें। सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप क्या, जैसा मैंने पहले भी बात की कि क्या आप सारे डिपार्टमेंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या किसी सर्टेन डिपार्टमेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो take help from the DFD data flow diagrams to imagine, to assume the scope of the project. Lastly, we have structured walkthroughs. Structured walkthrough क्या है? A peer group review of any product created during the system development process. इसमें coordinators होते हैं, presenters होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक coordinators, presenter, एक ग्रुप जो है वो ओवरऑल चीजों को ग्लांस करते हैं, लेकर चलते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं और जो चीजें आपने लिखी हैं क्या ये ठीक चलेंगी, क्या ये अकॉर्डिंग टू योर प्लान ये फीजिबल है, ये ओवरऑल है या नहीं है। जिसको आम अल्फाज में आप ये कहें कि आप फॉर्मली उस प्लान को इवैल्यूएट करा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मली आप उसको असेस कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्लान किया है क्या ये प्लान वाकई ठीक भी है या इसमें मजीद कोई इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। सो ये वॉक थ्रूज हैं। एक एग्जाम्पल वॉक थ्रू की ये हो सकती है कि आप देखें कि कौन सा रोल है, कोऑर्डिनेटर ने उसको जो है वो कैसे इवैल्यूएट किया, प्रेजेंटर ने, यूजर ने, लेट्स से मेंटेनेंस उसकी थी। ये सारी चीजें आप एक फॉर्म के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, उनकी स्कोरिंग होती है, उनकी ग्रेडिंग होती है और उसके बाद जो है वो ओवरऑल देखा जाता है कि ये प्लान कितना एक्यूरेट, कितना सही और कितना अप्रोप्रिएट बना है। दिस एंड्स अवर लेक्चर्स हियर।
Let us now have a look on the summary of today's lecture. So आज के लेक्चर में हमने इनिशिएशन से रिलेटेड हमने दो चीज़ें देखी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमने इनिशिएशन से रिलेटेड कुछ टास्क देखे, प्लानिंग से रिलेटेड हमने कुछ टास्क देखे, हमने स्टेटमेंट ऑफ वर्क को देखा जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर के दरमियान और डेवलपमेंट टीम के दरमियान। हमने एक बेस लाइन प्रोजेक्ट प्लान देखा BPP, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं जिसको कस्टमर और डेवलपमेंट टीम दोनों ही फॉलो करती है। हमने डिफरेंट टाइप के रिस्क्स देखे, हमने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट देखी जो कि एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकती हैं। कुछ डायरेक्ट कॉस्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। हमने जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस देखा कि वो पॉइंट जहां पे कंपनी ना प्रॉफिट कर रही है ना लॉस कर रही है, हो सकता है उस पॉइंट से पहले लॉस कर रही हो, उस पॉइंट के बाद प्रॉफिट करे, लेकिन वो पॉइंट क्या है जहां पे कंपनी जितनी कॉस्ट उसने स्पेंड की है वो एटलीस्ट मीट कर रही है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस और इसी तरह जितने टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, इन सब को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है, प्रोजेक्ट को आपने प्लान कर लिया है, अब अगली चीज़ है एनालिसिस। ठीक है, सो एनालिसिस कैसे किया जाएगा, कस्टमर से कैसे रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर की जाएंगी, इंटरव्यूज़ कैसे होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, एक जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन सेशन, जैट सेशन ये क्यों ज़रूरी है, प्रोटोटाइपिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है। So these are all going to be the part of our next lecture. This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more detail. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.